हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12 फिजिक्स। और क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले एक बार फिर से अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक। और आज हम देखेंगे दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक कैसे हम डिराइव करेंगे फार्मूला। चलिए आपको बताते हैं। और बताने से पहले एक बार फिर से, अगर आपने YouTube चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। ये जानकारियां आप तक तभी पहुंच पाएगी बेटा जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और नीचे जो बेल आइकन का बटन है वो दबाएंगे और हमारी सारी की सारी वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के साथ समय समय पर पहुंचती रहेगी। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। तो सबसे पहले में हमको निकालना है दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। तो मैं एक कुंडली बना देता हूं, दो कुंडलियां। ठीक है, कैसी कुंडलियां बेटा? जिनके अक्ष मतलब दोनों की दोनों कुंडलियां बोलते हैं समाक्षीय हो। तो यहां हम दो कुंडलियां लेंगे। ये पहली कुंडली, ये उसका केंद्र, ये त्रिज्या को हम नाम दे देंगे बेटा, त्रिज्या जो रहेगी उसको R1। क्या नाम दे देंगे बेटा? त्रिज्या R1। और इसी के बोलता है समाक्षीय। ठीक है, इसी के समाक्षीय, इसी के समान अक्ष पर एक दूसरी कुंडली होती है बेटा, ये इसी के समाक्षीय दूसरी कुंडली होती है जिसकी त्रिज्या R2। ठीक है, ये तो मैंने दो कुंडलियां लिए। देखिए, एक कुंडली को हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को बोलेंगे बेटा द्वितीयक कुंडली। पहली कुंडली R1, दूसरी कुंडली की त्रिज्या R2। पहली कुंडली में फेरों की संख्या N1, पहली कुंडली में फेरों की संख्या ये N1। ठीक है, और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या हम मान के चलेंगे बेटा N2। ठीक है, पहली कुंडली में बहने वाली धारा ले लेते हैं I और दूसरी कुंडली का हम क्षेत्रफल मान के चलेंगे बेटा A। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो याद रखेंगे। ठीक है, ये तो पहली कुंडली में धारा कैसे बहेगी जब हम उसका संबंध किससे करेंगे बेटा? एक बैटरी से, ये प्लस ये माइनस और एक कुंजी लगा देंगे यहाँ, ये एक सेल और एक कुंजी। वैसे ही द्वितीयक कुंडली में हम लगाएंगे बेटा एक धारामापी जी, ताकि वहां जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका हमको पता चल सके। तो बात समझ में आई? हमने क्या लिया बेटा? देखिए फिर से एक बार डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत ही सिंपल प्रश्न भी है। बहुत ही कम समय में मैं आपको ये कंप्लीट करके दूंगा बेटा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो देखते जाएंगे ना। क्या बताएं आपको? दो समतल वृत्ताकार कुंडली हमारे पास में, एक प्राथमिक कुंडली P जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I और करंट फ्लो हो रही है, इसीलिए उसको नाम दिया हमने प्राथमिक कुंडली P। इसकी त्रिज्या R1, फेरों की संख्या N1 है। द्वितीयक जो कुंडली लिया बेटा S, वो पहली कुंडली की क्या चीज है बेटा? वृत्ताकार कुंडली के कैसे है? समाक्षी है। ठीक है, एक ही एक्सिस पर है। ठीक है, एक्सिस को मैं आगे बढ़ा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें इस पर। ये दोनों कुंडलियां क्या है बेटा? समाक्षी है। तो दूसरी कुंडली की त्रिज्या R2, फेरों की संख्या N2 है। वहां मैंने एक धारामापी G लगा दिया है जो धारा का मापन करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको निकालना क्या है? दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है। ठीक है, अब हमको मालूम है पहली कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है। पहली कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बेटा? I, या प्राथमिक कुंडली में।
तो हम स्टार्ट करेंगे। प्राथमिक कुंडली में I धारा प्रवाहित होने से उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा बेटा, B इजिकल टू μ0 n, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या हमारे पास क्या है बेटा, n है, कैपिटल N है, ठीक है, फेरों की संख्या। तो ये हो जाएगा B इजिकल टू μ0, फेरों की संख्या पहली कुंडली में n1 है तो n1 लिखेंगे I अपॉन 2, ठीक है। त्रिज्या कितनी बेटा, R1 है तो 2R1। क्लियर हुई बात, फिर से सुनिएगा। प्राथमिक कुंडली में I धारा प्रवाहित होने से बोलता है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र B इजिकल टू हो जाएगा बेटा, B इजिकल टू μ0 n1 I अपॉन 2R1, ठीक है। फिर लिखेंगे बेटा यहां चूंकि द्वितीयक कुंडली कैसी होती है बेटा, समाक्षीय और पास स्थित है, अतः वहां भी चुंबकीय क्षेत्र B होगा, ठीक है। इसलिए द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ये बात समझ में आई। हमेशा स्टार्ट करते हैं प्राथमिक कुंडली में, जिस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है उसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो प्राथमिक कुंडली में I धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र B इजिकल टू μ0 n1 I अपॉन 2R1 हो गया बेटा। चूंकि द्वितीयक कुंडली समाक्षीय और पास स्थित है, वहां भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, B होगा। अतः द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इजिकल टू, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या n2, चुंबकीय क्षेत्र तो B ही होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र तो क्या होगा हमारे पास में, B ही होगा। तो n2 B, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो n2 सॉरी फाई इजिकल टू ये हम लिखेंगे बेटा यहाँ BA, फाई इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, BA, थोड़ा सा गलत हो गया ना, फाई इजिकल टू BA, B की वैल्यू पुट कर देंगे μ0 n1 I अपॉन 2R1 और इनटू बेटा A है, A को हम क्या लिख सकते हैं, पाई R2 का स्क्वायर, क्या लिख लेंगे बेटा हम, पाई R2 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, ये आ गया चुंबकीय फ्लक्स। अब हम निकालेंगे बेटा, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए M, तो M इजिकल टू, ठीक है, हमको क्या चाहिए बेटा, हमको M चाहिए, तो M इजिकल टू क्या आ जाएगा, N2 फाई B, N2 फाई B, ये चुंबकीय फ्लक्स को फाई B ले लेते हैं, N2 फाई B अपॉन I1, N2 फाई B अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, I1, क्योंकि बहने वाली करंट का मान कितना है, I है, या I बस लेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमने दोनों कुंडलियों में तो लिया नहीं है। तो N2 फाई B अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, I। ये फार्मूला कहां से आता है, क्योंकि हमने देखा है बेटा जब आपको न्यून प्रकृति पढ़ाया था तो N2 फाई B इजिकल टू होता था हमारे पास फार्मूला MI, ठीक है, यहां से। तो अब वैल्यू पुट करेंगे बेटा, M इजिकल टू N2 फाई B की वैल्यू, फाई B की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, μ0 n1 I अपॉन 2R1 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ अब पूरे का अपॉन है बेटा I, तो ये I और I क्या हो गया बेटा, कैंसल, और फाइनली हमारे पास में फार्मूला बनता है μ0 n1 n2 इंटू पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1। ये फार्मूला हमारे पास आता है किसके लिए, अन्योन्य
प्रेकत्व के लिए किसके मध्य? दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य। तरीका बहुत ही सिंपल होता है। जिस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, जिस कुंडली में क्या हो रही है बेटा? धारा प्रवाहित हो रही है, उस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र आपको याद रखना है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला होता है B = μ0। अब कुंडली में फेरों की संख्या N1, तो N1I/2R1। ओके, चूंकि द्वितीयक कुंडली क्या है बोलते हैं? समाक्षीय और पास स्थित है, अतः वहां भी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B होगा, तथा द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का φB = BA। तो B क्या है हमारे पास? B क्या है बेटा हमारे पास में? μ0 N1I/2R1, μ0 N1I/2R1 ये हमारे पास आ गया। और A का मान, A क्षेत्रफल होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल πr2। दूसरे के लिए क्षेत्रफल आए, हमने क्षेत्रफल देखिए यहां लेके रखा था A, तो πr2 का स्क्वायर। M = N2φB/I, ये हमारे पास फार्मूला होता है अन्योन्य प्रेकत्व के लिए, तो N2φB = MI हो गया बेटा। M = N2 φB की वैल्यू पुट कर देना, अपॉन I है, I और I कैंसिल हो गया, बच गया वो अन्योन्य प्रेकत्व के लिए व्यंजक आ जाएगा। ओके, तो चलिए थोड़ा सा और आप ध्यान से सुनिएगा। अभी जो मैंने फार्मूला निकाला बेटा, वो फार्मूला है हमारे पास में M = ठीक है, M = क्या फार्मूला निकला? μ0 N1 N2 ये आया बेटा πr2 का होल स्क्वायर अपॉन 2r1। फिर बोलता है यदि कुंडली μr आपेक्षिक चुंबकशीलता वाले पदार्थ की क्रोड से लिपटा हो, तो M = ठीक है, M = देखिए हम μ0 इंटू कर देंगे बेटा किसका? μr का, ये हो जाएगा N1 N2 πr2 का होल स्क्वायर अपॉन 2r1। ये μ0 इंटू μr, ये फाइनली बन जाएगा बेटा μ N1 N2, ध्यान से देखते जाएंगे ना, ये N1 फिर से एक बार लिख रहा हूं बेटा, ये हो गया N1, ये N2 और ये हो गया बेटा πr2 का होल स्क्वायर अपॉन 2r1। ये हमारे पास में व्यंजक बन जाएगा किसके लिए? दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेकत्व के लिए। फिर से अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या कौन कौन से कारण से क्या कर सकते हैं हम अन्योन्य प्रेकत्व का मान बढ़ा सकते हैं, तो आप ये पॉइंट्स आप फिर से लिख सकते हैं बेटा। M प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे बेटा? म्यू, मतलब पदार्थ की क्या चीज? चुंबकशीलता। अगर पदार्थ की चुंबकशीलता, अगर समतल वृत्ताकार कुंडलियों को हम ऐसे पदार्थ पर रख देते हैं जिनकी चुंबकशीलता अधिक है, तो अन्योन्य प्रेकत्व का मान क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। दूसरा नंबर M प्रोपोर्शनल टू N1 N2, फेरों की संख्या अधिक होने पर अन्योन्य प्रेकत्व का मान बढ़ जाता है। फेरों की संख्या अधिक होने पर अन्योन्य प्रेकत्व का मान बढ़ जाता है क्योंकि उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेटा M प्रोपोर्शनल टू A, या फिर हमने इसको लिखा है πr2 का स्क्वायर। अगर द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होगा या द्वितीयक कुंडली की त्रिज्या अधिक होगी तो अन्योन्य प्रेकत्व का मान बढ़ जाएगा। और फोर्थ पॉइंट M इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R1, बोलता है प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या अगर अधिक होगी तो अन्योन्य प्रेकत्व का मान कम होगा, और प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या अगर कम होगी तो अन्योन्य प्रेकत्व का मान अधिक होगा। तो इस तरीके से आप यहां भी, मैं आपको एक शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं बेटा। देखो क्या किया फिर से एक बार, दो कुंडलियां लिए, एक कुंडली प्राथमिक कुंडली, एक कुंडली द्वितीयक कुंडली। दोनों कुंडलियां समाक्षीय है। पहले को प्राथमिक कुंडली बोले क्योंकि उसमें हमने करंट फ्लो कराया। दूसरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होगा, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसलिए इसको द्वितीयक कुंडली बोले। पहले
कुंडली की त्रिज्या R1 है, दूसरे कुंडली की त्रिज्या R2 है। पहले में फेरों की संख्या N1, दूसरे में फेरों की संख्या N2। दूसरे का क्षेत्रफल लेना, पहले में धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे का क्षेत्रफल लेना, ठीक है, क्योंकि वहां चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो आपको क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। हमने प्राथमिक कुंडली में I धारा प्रवाहित होने पर उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B निकाला बेटा, μ0 N1 I/2R1। फार्मूला आप याद रखना, एक धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। फिर हमने देखा चूंकि द्वितीयक कुंडली समाक्षीय और पास स्थित है, बोलता है द्वितीयक कुंडली कैसी है बेटा, समाक्षीय और पास स्थित है, अतः द्वितीयक कुंडली में भी चुंबकीय क्षेत्र का मान वही होगा जो प्राथमिक कुंडली में है। द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB क्या आ गया बेटा, BA। B का मान हमारे पास है μ0 N1 I/2R1 हमने रख दिया, और A द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल तो πr2 का स्क्वायर, ठीक है। मगर M मालूम है अन्योन्य प्रेरकत्व N2 φB अपॉन क्या होता है बेटा, I। तो अब ये भी हमने यहां मेंशन कर दिया, N2 φB MI होता है, इसलिए M N2 φB अपॉन I। M बेटा हमने φB का मान रख दिया N2 μ0 N1 I, वहां से देख के रख देना आप मान, अपॉन 2R1 इंटू πr2 का स्क्वायर अपॉन I और I कैंसिल हो जाएगा। M μ0 N1 N2 इंटू πr2 का स्क्वायर अपॉन 2R1, और इसी को मैं फिर से यहां लिखा है M μ0 N1 N2 πr2 का स्क्वायर अपॉन 2R1। अब बोलते हैं यदि कुंडली μr अपेक्षिक चुंबकशीलता वाले पदार्थ की क्रोध से लिपटा हो तो μr का हमने गुना कर दिया बेटा, μ0 μr म्यू बन जाता है, तो ये पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो N1 N2, ठीक है, ये ठीक है, पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 2R1, ये M म्यू N1 N2 πr2 का स्क्वायर अपॉन 2R1। अगर आपको मैंने बोला है, हर बार बताया है कि अगर आपको पूछता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे या अन्योन्य प्रेरकत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप देख लेना फार्मूला में M प्रोपोर्शनल टू म्यू है। तो अगर हम अधिक चुंबकशीलता वाला पदार्थ के क्रोध का इस्तेमाल करेंगे तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। अगर दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या अधिक होगी तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। अगर द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होगा या त्रिज्या अधिक होगी तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। और ये जो R1 है व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, मतलब प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या या बोल सकते हैं उसका क्षेत्रफल अगर अधिक होगा तो अन्योन्य प्रेरकत्व कम होगा, और क्षेत्रफल या त्रिज्या कम होगा तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान अधिक हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। अच्छे से तैयारी कीजिए, बोर्ड एग्जाम 2021 आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो, मंगलमय हो, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए। ओके बच्चों, थैंक यू।